जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में BHDLA 137 की। दोस्तों BHDLA 137 यानी हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल पर मैंने पहले भी लगभग 3-4 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से उनको देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो हैं। इससे पहले मैंने 2 गेस्ट पेपर ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये जो 3 गेस्ट पेपर यानी थर्ड गेस्ट पेपर की ये वीडियो है, इससे पहले 2 गेस्ट पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। ये 3 गेस्ट पेपर अगर आप देख लेते हो तो इतना सफिशिएंट है, इतना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत है, आपके पासिंग मार्क्स के लिए बहुत है, और अच्छे मार्क्स इससे आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि पूरा गेस्ट पेपर एक ही वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, असाइनमेंट्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि आगे अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, PDF चाहिए, कंटेंट चाहिए, ठीक है, साथ ही असाइनमेंट से संबंधित चीज़ें या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अपडेट चाहिए, तो यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बाकी ज्वाइन होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है मटेरियल आपको वहीं पर दिया जाएगा। जो भी वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सबकी PDF वहीं पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, संप्रेक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा गेस्ट पेपर जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वो है संप्रेक्षण का अर्थ, यानी संप्रेक्षण की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। तो संप्रेक्षण की परिभाषा ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान, चाहे वो मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो या आंगिक रूप से या हाव भाव के किसी भी मतलब कम्युनिकेशन की लैंग्वेज से हो, किसी भी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का आदान प्रदान, तो यही आपका संप्रेक्षण है। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। संप्रेक्षण का अर्थ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर संप्रेक्षण जो है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेक्षण की अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा जाना या भेजा गया। संप्रेक्षण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे ऊपर मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। अर्थात संप्रेषण का जो अर्थ है वो सूचना या विचारों का आदान प्रदान है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें से आप 2 परिभाषाएं तो ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका संप्रेक्षण है और हो सकता है जगह जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़े, तो कहीं पर भी आप अगर परिभाषा लिख देते हैं तो इससे आपका आंसर कहीं ना कहीं और बेहतर हो जाता है और अच्छे मार्क्स देने के लायक हो जाता है। क्योंकि जब टीचर को लगता है कि एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने कुछ विशेष लिखा है, कि ठीक है, जैसे आप परिभाषा लिख रहे हो तो उसको दिखेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, परिभाषा लिखी है, सिर्फ अर्थ नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्क्स की संभावना बन जाती है। तो देख लीजिएगा आप, इसमें से 1-2 परिभाषा तो ज़रूर याद करके जाइएगा। जैसे कि E.G. मेयर के अनुसार है कि संप्रेक्षण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों और शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराना।
या श्रीमती आर के अनुसार अगर देखा जाए तो संप्रेक्षण विचार विमर्श की वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित व तर्कसम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। एज इट इज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो परिभाषाएं होती हैं वो एज इट इज़ ही याद रखनी होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सृजनात्मक लेखन की परिभाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए या इनको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सृजनात्मक लेखन से देखिए, सृजनात्मक लेखन जो है आपका लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। सृजनात्मक लेखन साहित्य रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन की अनुभूतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। विविध अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए भाषा अपना विविध रूप रचती है। सृजनात्मक लेखन में हम अपने समय की छाप को गहराई से देखते हैं। यानी लिटरेचर की बात की गई है। लिटरेचर समय से संबंधित है। समय बदलने के साथ विधाओं में परिवर्तन होता है। हम महज काव्य नहीं रच रहे हैं, इसके मूल में वही बदली हुई अनुभूतियाँ हैं। ठीक है, और बाकी इसमें देख लेते हैं। वह अपने लिए भाषा का विशिष्ट रूप चुन लेती हैं। इसलिए साहित्य में विविध विधाओं का, यानी जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसमें विविध विधाओं के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो पहला है फीचर की भाषा। फीचर देखिए क्या है कि भाषा की रचनात्मकता को अब हम विधाओं में उसका किस प्रकार से उपयोग होता है के माध्यम से समझेंगे। फीचर की बात करते हैं तो फीचर विषय में भी जानकारी प्राप्त करता है, विषय में भी हमें जानकारी देता है। फीचर लेखन का संबंध समाचार पत्र से है। समाचार पत्रों में जिस प्रकार से निबंध, लेख आदि छपते हैं, उसी समाचार पत्र में फीचर का भी स्थान होता है। तो फीचर किसी विशिष्ट घटना पर लिखा गया एक लेख है। कोई विशेष घटना घटी है, उस पर अगर कोई लेख लिखा गया है, उस पर कोई एक कॉलम समाचार पत्र में लिखा गया है, तो उसको हम फीचर बोलते हैं। ठीक है, उसकी विषय वस्तु विविध हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हम फीचर लेखन की भाषा की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फीचर को समाचार पत्रों को में छापना होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम आम बोलचाल, यानी ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो आम लोगों को, जो डेली समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं, उनकी समझ में आ सके। ठीक है, अगला है निबंध की भाषा। इसमें किस तरीके से होनी चाहिए तो आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कार्यवृत्ति और कार्यसूची, ये इम्पोर्टेंट है। पीछे पहले भी शायद ये आया था और प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर से ले गया है, इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर स्पष्ट करते हुए कार्यवृत्त लेखन की प्रक्रिया में प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको बैठकर देखना है, चीज़ें आपके सीधे माइंड तक पहुंचने वाली हैं। बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए कार्यवृत्त और कार्यसूची है क्या। यानी देखिए कोई सभा हो रही है, कार्य समिति के कार्यकलाप में सदस्य सचिव की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी जो एक समिति हो रही है, मान लीजिए एक सभा हो रही है, ठीक है, उसमें जो अध्यक्ष होगा उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, जैसा स्पष्ट किया जा चुका है कि सदस्य सचिव अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तारीख तय करता है। इसके ऊपर भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, सचिव होते हैं, उनके ऊपर भी अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष ही के माध्यम से, अध्यक्ष की अनुमति के द्वारा ही सचिव तय करते हैं कि कब जो है बैठक होनी है, कब इसकी तारीख रखनी है, क्या इसकी टाइमिंग होगी। वह बैठक में विचार विमर्श करते हैं, विचारार्थ विषयों को क्रम से सूचीबद्ध करता है। देखिए क्या है कि कोई बैठक होनी है तो जो सचिव है वो जो बैठक हो रही है उसमें जो विषय चर्चा के लिए लाए जाने वाले हैं, यानी जिन विषयों पर उस बैठक में चर्चा होने वाली है, उसको यदि क्रमबद्ध रूप से उसकी सूची बना ली जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्यसूची, यानी एजेंडा। ठीक है, एजेंडा यानी कि विषय होगा, उनकी विषय पत्रिका होगी जिसमें सभी विषय होंगे आज के, जो भी वो उस सभा में चर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित सभी विषय होंगे और उन्हीं के तहत विचार विमर्श किए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के तहत बैठक में विचार विमर्श होते हैं। इस कार्यसूची को पहले से सदस्यों के पास पहुंचा दिया जाता है। बैठक की कार्यवाही के अंत में जब बैठक समाप्त हो जाती है तो जब सभी विषयों पर चर्चा हो जाती है तो अंतिम में एक और सूची बनाए, एक और जो है
लिस्ट बनाई जाती है जिसमें रिपोर्ट होती है, अंतिम डिसीजंस जो लिए गए हैं। जैसे मान लो कोई विषय है यहाँ पर, उससे संबंधित क्या अंतिम डिसीजन लिए गए हैं, तो उस लिस्ट को बोलते हैं कार्य सूची। ठीक है, यानी आगे की चीज़ है वो, सॉरी इसको कार्य सूची नहीं, उसको कार्यवृत्त बोलते हैं। ठीक है, कार्यवृत्त। कार्यसूची वो होगी जो हमें, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं बैठक में, और विषयों पर चर्चा करने के बाद जब अंतिम रिपोर्ट होता है, अंतिम डिसीजन निकल कर आ जाता है, तब हम एक कार्यवृत्त सूची बनाते हैं, कार्यवृत्त बनाते हैं, यानी जिन जिन विषयों पर अब कार्य करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कार्यवृत्त लेखन की प्रक्रिया क्या है उसको समझना ज़रूरी है। तो कार्यवृत्त लेखन की कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कार्यवृत्त लेखन के समय। जैसे प्रत्येक विषय पर चर्चा के बाद यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसको स्पष्ट कर दें, यानी जैसे जो चर्चा की लिस्ट है उसके तहत हम चर्चा करेंगे एक एक विषय पर। उसके बाद जब यदि कोई विषय है जिस पर चर्चा हुई है, तो अंतिम में जो डिसीजन निकल कर आया है उसको अच्छे से स्पष्ट हो जाना चाहिए वो सभी लोगों के पास, यानी कि बातचीत में वो घुल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अध्यक्ष का काम है, ये सचिव का काम है कि एक बार खड़े होकर उसको स्पष्ट कर दें कि ये जो विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, इसका जो फाइनल डिसीजन है ये लिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित ये कार्य होने वाले हैं। इसके अलावा प्रत्येक विषय के सामने उस अधिकारी का या कार्यालय अधीक्षक का नाम भी होना चाहिए जो आगे जिम्मेदार है उससे संबंधित, यानी जो डिसीजन लिया गया है और उस डिसीजन से संबंधित जो भी कार्य होंगे, और वो जो भी कार्य होंगे वो कार्य किसके अंडर आएंगे, कौन कौन उनका जिम्मेदार होगा, उस अधिकारी का या उस अधीक्षक का नाम भी उसी विषय के सामने उस सूची में लिखा होना चाहिए, किसमें, कार्यवृत्त में। तो कार्यव्रत लिखते समय या लेखन करते समय उसका इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा कार्यव्रत का विवरण अगर देखें तो किस तरीके से होगा कि सदस्य सचिव का दायित्व है कि वे कार्यव्रत की पर्याप्त संख्या में प्रतियां टाइप करके, यानी सचिव जो है उसकी ये जिम्मेदारी है, उसका ये दायित्व है कि जो कार्यव्रत है, यानी जो जो कार्य होने वाले हैं, जो लास्ट में बनता है रिपोर्ट, जो फाइनल डिसीजन की जो लिस्ट है, उसकी पर्याप्त मात्रा में फ़ोटोकॉपी कराए, ज़ेरोक्स कराए और सभी सदस्यों तक पहुंचा दे। साथ ही जो संबंधित कार्यालय हैं, उसके संबंधित अधिकारी हैं, उन तक भी ये सभी चीज़ें पहुंचा दे, जिससे सभी को पता हो कि क्या काम होने हैं, क्या क्या किसकी जिम्मेदारी है। इनके अलावा अध्यक्ष के आदेश से सूचनार्थ अन्य संबंधी कार्यालयों के प्रधान तथा ये वही है जो मैंने बताया, अन्य जो कार्यालय हैं जो इससे संबंध रखते हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुंचा देनी चाहिए। उसके बाद है कार्य की संपुष्टि। कार्यव्रत के प्रारंभ में पिछली बैठक में क्या क्या बातचीत की गई थी, यानी कहाँ का जो सभा है वो रुकी थी, उसका उल्लेख होना चाहिए कि यहाँ पर हमने लास्ट बार छोड़ा था बातचीत को, अब यहीं से हम डिसीजन को आगे लेंगे। ठीक है, या जी आगे बातचीत करेंगे, आगे विचार विमर्श करेंगे, तो इसमें यही है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। संवाद की, देखिए संवाद सबसे पहले कर देना, मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि संवाद होता क्या है। बहुत से सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता होगा कि संवाद क्या है, लेकिन संवाद को अगर मैं छोटा सा आपको समझाना चाहूँ तो बहुत आसान है। देखिए, आप और मैं, यानी कोई भी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति यदि बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे हो, आप जवाब दोगे मैं ठीक हूँ, आप बताइए। उसके बाद मैं आपसे कुछ कहता हूँ कि आप कहाँ थे इतने दिनों से, या कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन जो आम बोलचाल में हम बातचीत करते हैं। देखिए संवाद का मतलब होता है कन्वर्जेशन। ठीक है, कन्वर्जेशन जो हम करते हैं, यानी जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसी को लिखित रूप में लिखना, उसको बोलते हैं संवाद। ठीक है, उसको लिखने का एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर इसको फिर पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप यहाँ से इसको समझ लेते हैं तो। देखिए किस तरीके से होता है संवाद, जैसे मैंने बताया दो या दो व्यक्तियों से अधिक के बीच में होता है। बातचीत तो कितने भी व्यक्तियों के बीच में हो सकता है आपका 4-5 दोस्तों का ग्रुप बैठा हो, सब में बातचीत हो रही, तो सबको दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, जो जो व्यक्ति बोलेगा उसको हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद यहाँ पर आपके द्वारा कहा गया वाक्य, उसके बाद आपके दोस्त का नाम, और उनके
द्वारा कहा गया वाक्य। आपने देखा भी होगा लिखा हुआ इस तरीके से होता है, काफ़ी बार हमने इस भी जो PDF ये है इसमें भी ऊपर आए हैं कई संवाद, इस तरीके की बातचीत होती है वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके का होता है बिल्कुल। और एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके। या फिर तीसरा वो कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कहा गया वाक्य, फिर उसके बाद आपके द्वारा क्या कहा गया, आपके दोस्त के द्वारा, उसके तीसरे व्यक्ति के द्वारा, यानी बातचीत जो चल रही है सिर्फ उसी को लिखित रूप में लिखना। इसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे कि यदि कोई दृश्य है, जैसे कि आप नहर के किनारे खड़े हो, नदी के किनारे खड़े हो, तो यहाँ पर ब्रैकेट में होगा नदी के किनारे, यानी ये जो बातचीत हो रही है सब नदी के किनारे। उसके बाद अब आगे आप अपने घर में, तो अपने यानी आपके घर में या जो भी नाम है, जैसे रमेश, इसमें कोई व्यक्ति है, पात्र है, तो रमेश के घर के पास, इतना आप लिख के उसके बाद वहाँ पर जो बातचीत हुई उसको लिखना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं, इससे जीवंतता आती है इसमें, और दृश्यों का पता चलता है, पढ़ने वाले को रोचकता आती है, पता चलता है कि कहाँ व्यक्ति है। साथ ही इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि दृश्य, अगर कोई जो संवाद है वो बड़ा है तो दृश्य 1, दृश्य 2, इस तरीके से यहाँ पर दिखाना ज़रूरी होता है इसको। ये इसके अलावा एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, हाव भाव, यानी यदि कोई व्यक्ति कोई गुस्से में कोई चीज़ बोल रहा है, या नम्रतापूर्वक बोल रहा है, या आराम से बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है, तो उसको भी दिखाया जाता है। जैसे आपके द्वारा आप यहाँ पर कोई चीज़ बोल रहे हो, कोई वाक्य बोल रहे हो, और वो आपने आराम से बोला है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, उसी को ब्रैकेट में लिख दोगे, नम्रतापूर्वक या धीरे से, उसके बाद जो आपने कहा वो यहाँ पर लिखना होगा। तो मतलब सभी चीज़ें एकदम कंप्लीट चीज़ें होनी चाहिए। आपका हाव भाव भी इसमें दिखाया जाता है, आपकी जो परिस्थिति है उसको दिखाया जाता है, आपकी जिस जगह पर आप बातचीत कर रहे हो उसको भी दिखाया जाता है, यानी एक तरीके से कंप्लीट चीज़ें इसमें होती हैं, जिससे जो पढ़ने वाला है तो उसको भी रोचकता मिलती है, साथ ही पढ़ने वाले को मज़ा भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये जीवंतता से संबंधित होता है, जीवन से संबंधित सभी चीज़ें क्लियरली होती हैं, साफ साफ होती हैं, ठीक है। संवाद की भाषा शैली, देखिए संवाद की जो भाषा शैली है वो आयु, पद, लिंग, शिक्षा के आधार पर सभी आपस में तालमेल खानी चाहिए, यानी जो जिस आयु का व्यक्ति है उसी आयु से संबंधित बातों को करे, यानी कि बच्चा है और बातें कर रहा है बड़ों वाली, तो कहीं ना कहीं वो नहीं तालमेल बैठ पाएगा। या पद से संबंधित कोई व्यक्ति है वकील, लेकिन डॉक्टर वाली बात कर रहा है, इससे संबंधित लड़का लड़की या लिंग से संबंधित बातें हैं। और शिक्षा संबंधित, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ है, गाँव से संबंध रखता है, तो आम बोलचाल की भाषा जो गांव में बोली जाती है उसका इस्तेमाल करेगा, ना कि पढ़े लिखो जैसी। साथ ही यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़े लिखे की तरह दर्शाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। साथ ही आगे अगर इसमें देखें, अगर हम सामान्य भाषा में यानी घरेलू संदर्भ की बातचीत में औपचारिक भाषा के शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें तो सुनने में अटपटा लगता है कि हास्यास्पद भी। फिल्म निर्माता हिंदी की फिल्मों में अक्सर इसी युक्ति का प्रयोग करते हैं, हास्य रस पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस तरीके का देखिए संवाद होता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से होता है। चलिए, तो आई होप कि सभी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। साक्षात्कार के विविध रूपों, यानी साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार। तो आपने देखा होगा साक्षात्कार महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ भी होता है। चलिए इसको पढ़कर एक बार देख लेते हैं। इसमें से विशिष्ट व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और दिलचस्प भी होते हैं। ये साक्षात्कार जनसंचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से होते हैं और समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी ये छापे जाते हैं। साक्षात्कार में महत्वपूर्ण होता है कि इसमें एक विशिष्ट विधा का रूप ले लिया है, ठीक है, यानी एक अलग विषय बन गया है साक्षात्कार का, एक अलग जो है सब्जेक्ट बन गया है ये। कुछ साक्षात्कार लेने वाले इतने प्रसिद्ध हो गए इनके द्वारा कि वो मतलब छा गए हैं दुनिया में। बहुत से ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेते हैं और वो उसी से संबंधित उसी के संबंध में अपनी जो है एक विशिष्टता रखते हैं, ठीक है। यानी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं का साक्षात्कार लेने के लिए इटालियन पत्रकार ओरियाना कैलेसी बहुत प्रसिद्ध हैं। चीन के महान नेता माओ त्से तुंग के साक्षात्कार के लिए एडगर स्नो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जैसे सिम्मी ग्रेवाल,
स्टार प्लस पर आते थे, ठीक है। या राजीव धवन, सईद नकवी, ये सब प्रसिद्ध साक्षात्कारी लोग हैं जो साक्षात्कार लेते हैं बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों का। इसके बाद जनता की अदालत आपने देखा होगा, आपकी अदालत आपने देखा होगा, ये एक टीवी कार्यक्रम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चा में है, साक्षात्कार से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है साक्षात्कार का वो है साधारण व्यक्तियों का साक्षात्कार। देखिए जब हम चुनाव के समय या जो कोई मुद्दा उठता है, जैसे CAA का उठा, NRC का चला, इससे संबंधित जैसे किसान आंदोलन के टाइम यानी जो किसान से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे उनसे संबंधित जो मुद्दे उठे, तो उस टाइम आम लोगों से बातचीत करते हैं पत्रकार, उनका साक्षात्कार लेते हैं, उनकी जो है उनकी राय लेते हैं, तो इसको भी एक साक्षात्कार का प्रकार बताया गया है। तो वही है साधारण व्यक्तियों का साक्षात्कार। उसके बाद सामाजिक प्रयोजनों के लिए किया गया साक्षात्कार, जैसे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं, एक तरीके से साक्षात्कार इसको कहा गया है क्योंकि इसमें बातचीत होती है और एक तरीके से प्रश्न शैली में इसको पूछा जाता है। हालांकि औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से इसमें बातें होती हैं, साथ ही सिर्फ प्रश्न पूछे या जवाब दिए ही नहीं जाते, आम वैसे भी बातचीत होती है। और इसका जो मकसद होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि आपस में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना, क्योंकि संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिश्तेदारी जुड़ रही है, तो ऐसे में रिश्तेदार भी आपस में बातचीत करते हैं, माता पिता आपस में बातचीत करते हैं, लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से साक्षात्कार हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के साक्षात्कार इसमें बताए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि अच्छी संवाद रचना के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। यानी अच्छा संवाद लिखने के लिए किन किन बातों का आपके संवाद में होना ज़रूरी है। तो अच्छे संवाद लिखने के लिए कुछ तो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, बाकी आप यहाँ पर देखोगे। एक तो देखिए, जो संवाद है आपका छोटा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल बातें हो रही हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल बातें होती हैं, आप आपस में बातचीत करते हैं लोग, उसी से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद संवाद में रोचकता एवं संरसता होनी चाहिए, एक अच्छे से उनको दिखाना चाहिए जिससे पढ़ने वाले में रोचकता आए। इनकी जो भाषा है वो सरल स्वाभाविक होनी चाहिए और बोलचाल के निकट होनी चाहिए, यानी जो बोलचाल की भाषा चल रही है उसी में तो लोग बाग बात करते हैं। अगर हम अदर कोई भाषा लिखते हैं तो ऐसा कैसे होगा। यानी जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा है उसी को लिखना चाहिए, ठीक है। कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही अप्रचलित शब्द, यानी जो प्रचलन में शब्द नहीं है या कठिन शब्द हैं या बड़े शब्द हैं, उनका इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। संवाद पत्रों की जो सामाजिक स्थिति है, जैसे कि मैंने ऊपर अभी पढ़ा था, उनकी आय, लिंग और स्थिति के अनुसार ही बातचीत करनी चाहिए, शिक्षा के अनुसार ही बातचीत करनी चाहिए। जैसे कि जो अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों को शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर होना चाहिए, यानी अनपढ़ व्यक्ति के और शिक्षित व्यक्ति के जो संवाद है, बातचीत का तरीका है, उसमें अलग अलग होना चाहिए। ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आगे इसमें देखते हैं, संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति संवाद पढ़ रहा है उसको क्लियर होना चाहिए कि किससे संबंधित बातें हो रही हैं, यानी कि बातचीत में इतना उसको घोल दिया कि पता ही नहीं है कि क्या है इसका विषय, ठीक है। उसके बाद आता है इसी में प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद यानी हंसी मजाक भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला अच्छा फील करे। साथ ही जो आम बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग करते ही हैं, तो इससे एक रोचकता होगी और एक जीवंतता उसमें आएगी, ठीक है। साथ ही यथास्थिति और मुहावरे वगैरह का अगर इस्तेमाल करोगे तो अच्छी इसमें संजीवता आ जाएगी, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इसके अलावा संवाद बोलने वाले का नाम उसके सामने होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया है। यदि संवाद के बीच कोई चित्र बदला है तो उसको भी व्यक्त होना चाहिए, यानी आप नदी के सामने, पहले नदी के पास थे या किसी के घर में थे, फिर गली में चले गए या किसी मैदान में या स्कूल की बातचीत हो रही है, तो उनको सभी को आपको दिखाना है। ऊपर ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, कोष्टक में यानी ब्रैकेट में आपको उसको लिखना होता है। उसके बाद संवाद बोलते समय जो हाव भाव हैं उसको भी कोष्टक में लिखना होता है। सभी ये ऑलरेडी बातें हो गई हैं, सभी दृश्य भी हो गया है। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। संवाद जब हो रहा है तो उसको बातचीत को पूरा करना चाहिए, यानी अधूरी बातचीत छोड़ दी और पढ़ने वाला उससे डिसअपॉइंट हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या हुआ फिर, ठीक है। तो इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। संवाद जो स्टार्ट हुआ है वो कंप्लीट भी हो जाना चाहिए उसी मतलब लेखन में, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी चीज़ें संवाद में आपके होनी चाहिए। अगर आप एक संवाद लिख रहे हो तो सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी, जिससे आपका जो संवाद है वो अच्छा, रोचक और आकर्षक बनेगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मति होनी चाहिए, यानी जो बातचीत है वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए, इलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए। संवाद देश काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार होना चाहिए, ये ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं हम। सरल भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। संवाद का जो आरंभ है अन्य रोचक अंत रोचक से हो, यानी रोचक तथ्य से हो किसी, जिससे लोगों में एक जागरूकता बने और रोचकता बने, जिससे वो आगे पढ़ने को प्रेरित हों उसको। तो रोचकता होनी चाहिए आपके संवाद में, सभी चीज़ें होनी चाहिए। आई होप कि पूरा जो गेस्ट पेपर है आपको समझ में आ गया है। सभी चीज़ें हमने इसमें संप्रेषण के महत्व को जाना, संप्रेषण का अर्थ जाना, परिभाषाएं जानी, साक्षात्कार के बारे में जाना, संवाद के बारे में बहुत कुछ जाना। ठीक है, तो आई होप कि सभी चीज़ें आप जान गए होंगी। इससे पहले 2 गेस्ट पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जिनका पूरा जो कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा दोनों वीडियो को तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 वीडियो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि बहुत काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन है लगभग, और 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, रिलेवेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप गुड बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसको एंड करते हैं और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।